में कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को संविधान के तहत जो उस कम्युनिटी को 50% का आरक्षण दे रखा है, तो उसमें भी जो 33% है उसमें भी 50% का जो आरक्षण है वो इन कम्युनिटीज के लिए सुनिश्चित किया जाए। लेकिन हमें पता है हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो 33% आरक्षण अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी नीति और नीयत ही नहीं है महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की। इस समय पार्टी में कितने महिला सांसद हैं, कितनी महिलाएं जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गिनती के आपको इक्का दुक्का महिलाएं मिलेंगी, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो या फिर स्मृति ईरानी हो। टिकटें दे महिलाओं को, उसके बाद इस तरह की बातें करें कि साहब हम 33% आरक्षण देंगे, हम ये देंगे, इस तरह के चुनावी जुमले देने भर से आप मातृशक्ति को भटका नहीं सकते। अरे भैया, जनगणना 2021 में करवानी थी, वो तो आपने करवाई नहीं। और जनगणना अगर आपको करवानी है तो उसमें आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। बिना जातिगत जनगणना करवाए आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी किस कम्युनिटी को क्या अधिकार देने हैं। मुद्दा वन नेशन वन एजुकेशन का होना चाहिए। एजुकेशन की जो स्थिति है वो पिछले 10 साल में बीजेपी ने बद से बदतर कर दी है। शिक्षा के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं। उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बच्चे एडमिशन जो है अपने दाखिले कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि वहां की फीसें इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब बच्चा जो है, गरीब बच्चे का परिवार फीस नहीं भर पा रहा है। जो लोग अंग्रेजों के चापलूस रहे हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबिरी करी हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन ली हो, जिनके पूर्वजों ने, वो हमसे अंग्रेजों की बात ना करें कि शब्द इंडिया अंग्रेजों ने दिया है या किसने दिया है। जो संविधान की मूल भावना है वो साफ तौर पे कहती है कि इंग्लिश में नाम देश का इंडिया है और हिंदी में जहां भी प्रयोग होता है तो वहां भारत होता है। 33% महिला आरक्षण की बात हो रही है, तो इसमें मतलब आपकी क्या राय है? देखो साहब, आरक्षण का पूरी तरीके से स्वागत है, क्योंकि हमारी पार्टी 2010 में इस बिल को लाई थी और उस समय बीजेपी के कुछ नेता ही इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बिल उस समय पेश नहीं हो पाया, इस पे सहमति नहीं बन पाई। और अब ये बीजेपी के लोग जो हमारा बिल लेके आए हैं, तो हम इसमें पूरी तरीके से इनका समर्थन भी कर रहे हैं और साथ में हमने इन्हें सुझाव भी दिए हैं कि इस बिल को आप 2024 में इम्प्लीमेंट करें, 2029 के लिए ना अटकाएं, परिसीमन का इंतजार ना करें, पहली बात। और दूसरी बात इसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को संविधान के तहत जो उस कम्युनिटी को 50% का आरक्षण दे रखा है, तो उसमें भी जो 33% है उसमें भी 50% का जो आरक्षण है वो इन कम्युनिटीज के लिए सुनिश्चित किया जाए। परिसीमन की तो बात उसमें उल्लेख किया हुआ है कि परिसीमन लागू होने के बाद और जातिगत जनगणना आरक्षण का परिसीमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो 33% आरक्षण ये अभी लगा सकते हैं, लेकिन हमें पता है हमारे बीजेपी के जो साथी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो 33% आरक्षण अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनकी नीति और नीयत ही नहीं है महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी भी महिलाओं को अपनी बराबरी का अधिकार नहीं देते। अगर ये लोग इतने बड़े महिला सम्मान करने वाले हैं तो आप हमें बताइए, पार्टी के जो शीर्ष पद हैं उसमें कितनी महिलाओं को इन्होंने जगह दी है। इस समय पार्टी में कितने महिला सांसद हैं, कितनी महिलाएं जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गिनती के आपको इक्का दुक्का महिलाएं मिलेंगी, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो या फिर स्मृति ईरानी हो, एक दो लोग मिलेंगे। लेकिन इसमें जो देश की आधी आबादी है, अगर बीजेपी वाकई महिलाओं का सम्मान करती है तो पहले वो प्रमाण दे, अपनी पार्टी में जगह दे महिलाओं को, टिकटें दे महिलाओं को, उसके बाद इस तरह की बातें करें कि साहब हम 33% आरक्षण देंगे, हम ये देंगे, इस तरह के चुनावी जुमले देने भर से आप मातृशक्ति को भटका नहीं सकते। 33% आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं की और दलित महिलाओं की क्या स्थिति होगी? देखो साहब, हमारी तरफ से प्रस्ताव गया है कि जो 33% आरक्षण है उसमें से 17% एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं का होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था लागू है उसमें 50% जो आरक्षण है टोटल में से वो एससी, एसटी, ओबीसी का है। तो वही व्यवस्था इस 33% में लगाएं, यानी कि 50%, जो 33 में से 50 हुआ 17%, 17% वो एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं को देना चाहिए। तो वो 17% जो बाकी का बचा है वो किनको देंगे? वो ओपन कैटेगरी है, वो किसी के लिए भी हो सकता है, बिल्कुल वो सबके लिए हो सकता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी इस बात को नहीं करेगी। पहली बात तो ये है कि वो 33% को परिसीमन के बाद उन्होंने छोड़ दिया है,
कि 26 में परिसीमन होगा और कह रहे हैं कि साहब पहले जनगणना होगी। अरे भैया, जनगणना 2021 में करवानी थी, वो तो आपने करवाई नहीं। और जनगणना अगर आपको करवानी है तो उसमें आपको जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। बिना जातिगत जनगणना करवाए आप कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि SC ST OBC किस कम्युनिटी को क्या अधिकार देने हैं। जो पिछली बार जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो आंकड़े थे वो भी अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील है कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते तो पिछली वाली जो जनगणना हमारी सरकार ने करवाई थी, कम से कम उसी के आंकड़े आप सार्वजनिक कर दो। तो इससे काफ़ी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी स्थितियां इससे स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि हमारे बीजेपी के जो लोग हैं, इनकी कथनी करनी में हमेशा फर्क रहता है। ये लोग क्या है, इंडिया भारत का सिगूफा लेके आए, वो सिगूफा नहीं चला तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का सिगूफा ले आए, उसमें भी पब्लिक ने इंटरेस्ट नहीं लिया तो अब ये महिला आरक्षण बिल लेके आए। अब इसका विपक्ष ने समर्थन कर दिया तो ये कोई नया जुमला उठा के ले आएंगे। जनता तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जगह 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात निश्चित तौर पे मुद्दा 1 नेशन 1 एजुकेशन का होना चाहिए। एजुकेशन की जो स्थिति है वो पिछले 10 साल में बीजेपी ने बद से बदतर कर दी है। शिक्षा के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। एक समय ऐसा था कि IIT और IIM जैसे जो संस्थान है, इसमें ना के बराबर फीस लगती थी, DU में ना के बराबर फीस लगती थी। और आज की तारीख में DU में बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो DU के हॉस्टल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ पे 80-80 हज़ार रुपये हॉस्टल की 1 साल की फीस कर दी है। गरीब का बच्चा क्या तो रहेगा, क्या पढ़ेगा और क्या आगे बढ़ेगा। एक सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे एडमिशन जो है अपने दाखिले कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की फीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि गरीब बच्चा जो है, गरीब बच्चे का परिवार फीस नहीं भर पा रहा है। इंडिया शब्द से आपत्ति क्या है? इंडिया तो हमारा, इंडिया और भारत सब तो संविधान के तहत दिया गया है। संविधान में तो खुद बोला है कि इंडिया दैट इज भारत। अरे तो सरकार तो बोल रही है कि अंग्रेजों ने दिया है ये नाम, तो ये तो बात देखो ऐसा है, ये बात वो लोग ना करें जो लोग अंग्रेजों के चापलूस रहे हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों से पेंशन ली हो, जिनके पूर्वजों ने, वो हमसे अंग्रेजों की बात ना करें कि शब्द इंडिया अंग्रेजों ने दिया है या किसने दिया है। जो संविधान की मूल भावना है वो साफ तौर पे कहती है कि इंग्लिश में नाम देश का इंडिया है और हिंदी में जहाँ भी प्रयोग होता है तो वहाँ भारत होता है। तो ये ऑटोमेटिक चीज है, इसमें कोई चर्चा नहीं, कोई विवाद नहीं, ना किसी को इसमें कोई आपत्ति है। आपत्ति करने वाले सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि ये हर जगह एजेंडे बना रहे हैं। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो इन्होंने जो है, इन्हें आपत्ति, इस बात पे आपत्ति होने लग गई। मुख्य बात ये है कि विपक्ष की हर स्टेप से और विपक्ष का जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी स्ट्रेटेजी बनती है, उससे इन्हें दिक्कत है। 2024 में कौन आ रहा है? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन आएगा, जनता की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता के जो मुद्दे थे प्रधानमंत्री जी उन मुद्दों में पूरी तरीके से फेल साबित हुए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या पे प्रधानमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों की जेबें भरने में लगे रहे। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री का नाम देखिए, प्रधानमंत्री का जो पद है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जनता की आवाज़ को हम लोग मुखरता से रख रहे हैं, उसके बाद जनता जिसको चाहेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो सर जनता थोड़ी चुनेंगे, सांसद चुनेंगे तो नहीं, जनता ही तो सांसद चुनेगी, जनता ही सर्वे सर्वा है। जनता जिसे सांसद चुनेगी, सांसद उसी को अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। जनता तय करेगी कि सांसद किसे बनाना है, प्रधानमंत्री किसे बनाना है। धन्यवाद। थैंक यू सर।